2023 में दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते दिखाई देते थे, आज अब प्रदूषण के लिए ज्योग्राफी को जिम्मेदार ठहराने लग गए हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए इन दोनों बातों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रयास, रजत शर्मा जी का यह बयान कि दिल्ली की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि प्रदूषण यहां पर ज्योग्राफी के कारण है, क्योंकि यह तीनों तरफ से अरावली से घिरा हुआ है। मान लीजिए कि भाई दिल्ली इनके अकॉर्डिंग एक बाउल शेप में है, एक कटोरे के आकार में दिल्ली है और इसके तीन तरफ पहाड़ियां हैं। तीन तरफ पहाड़ियों में मैंने तीन तरफ पहाड़ियां अज्यूम कर ली। ऐसे में इस कटोरे के अंदर बैठी दिल्ली को अगर प्रदूषण से मुक्त कराना है तो आपके अकॉर्डिंग इन तीनों पहाड़ियों को हटा दो, तब जाकर के ये प्रदूषण से मुक्त होगा। कहना शायद आप यही चाह रहे होंगे, वो भी ऐसे समय पर जब अरावली को लेकर के इतने प्रदर्शन और विरोध चल रहे हैं। ऐसे में अरावली पर सरकार का फैसला और आपका दिल्ली के प्रदूषण को, क्योंकि पता है कि दिल्ली के चलते पूरे दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है, प्रदूषण को लेकर के हमारी जनता बीमार हो रही है। ऐसे में आपने अरावली का जो पॉइंट निकाला, क्या यह वाकई में सिग्निफिकेंट है? इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, वो बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और दिल्ली को लेकर के ये जो बयान है कि ये तीन तरफ से अरावली से घिरा है, असल में दिल्ली की लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वाकई में तीन तरफ से ऊंचाई वाली क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। ये तर्क तो सही है, लेकिन इसकी जो प्रासंगिकता है ना वो गलत है। कैसे? दिल्ली जब प्रदूषित नहीं होता था तब भी इन तीन ऊंची चोटियों से घिरा हुआ होता था। अरावली आज का नहीं है, करोड़ों साल पहले का बना हुआ पर्वत है। जस्ट लाइक हिमालय, जस्ट लाइक मालवा प्लेट्यू। इस तरीके से जो पहाड़ियां पहले से हैं और पहले से ही बने इन पहाड़ियों के बीच में जाकर दिल्ली बसा, तब तो उसमें प्रदूषण नहीं था। लेकिन अब जब प्रदूषण आने लगा है तो ये पहाड़ियां कहां से जिम्मेदार हो गई? ये इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। स्वाभाविक रूप से सोचने की बात है कि दिल्ली की प्रदूषण के पीछे का जो कारण दिया जा रहा है वो ये कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एकदम कटोरे के समान है। कैसे? उसके एक तरफ अरावली है, एक तरफ हिमालयन रेंजेस हैं। आप कहेंगे दिल्ली में हिमालय कहां है? तो दिल्ली से आगे जब आप पंजाब निकल रहे हैं तो हिमाचल के अंदर हिमालय की पहाड़ियां आ ही रही हैं। बिल्कुल वैसे ही दूसरी तरफ अगर आप एमपी साइड में निकलते हैं तो मालवा का पठार आ जाता है। तो दिल्ली के आसपास तीन तीन ऊंची क्षेत्र हैं और एक तरफ हमारा गैंगेटिक प्लेन है, यमुना गंगा का मैदान है। तो ऐसे में तीन तरफ से ये हवा जो इसके बीच में दिल्ली के प्रदूषण से आती है वो डिस्पर्स नहीं हो पाती और दिल्ली के अंदर प्रदूषण होने लगता है। ये बात तो सही है कि तीन तरफ से घिरा हुआ है। ये बात भी सही है कि प्रदूषण यहीं पर सबसे ज्यादा होने का बड़ा रीजन बनता है कि इसकी लोकेशन ऐसी है कि ज्योग्राफी इसे सपोर्ट नहीं कर रही। एक बार यूपीएससी ने भी इस सवाल इसी तरह से पूछा था कि दिल्ली को हीट चैम्बर क्यों कहा जाता है और दिल्ली हीट चैम्बर गर्मियों में बन क्यों जाता है? तो गर्मियों में हीट चैम्बर बनना और सर्दियों के अंदर फॉग से पीड़ित होना या प्रदूषण से पीड़ित होना, यह दिल्ली के साथ हो क्यों रहा है? क्योंकि दिल्ली में बनी हुई जो प्रदूषित हवा है या गर्म हवा है वो निकल नहीं पाती, चारों तरफ से तीन तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ से जगह से जहां से निकल पाती है उस तरफ से निकलती रहती है तो ही जाकर के चीजें नॉर्मल होती हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यदि ऐसी स्थिति है तो ये आज से नहीं है। दिल्ली के बसे हुए भी कई सौ साल बीत चुके हैं और पहाड़ों को तो करोड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन प्रदूषण की शिकायतें कुछ 15-20 सालों से आने लगी हैं। ऐसे में अचानक पहाड़ियां उत्पन्न होकर नहीं आ गई हैं। इसलिए यह जो जवाब है कि अरावली की वजह से प्रदूषण है, यह समझने की आवश्यकता है। लोगों के दिमाग में यह भरने से बचना होगा कि अरावली तुम्हारा दुश्मन है। अरावली ने बहुत सी चीजें ऐसी की हैं जिससे दिल्ली बचा रहा है। उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिली है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव मिला है, रेगिस्तान का आना बचा है, इकोलॉजी बैलेंस रही है, पर्यावरण के साथ साथ वायु प्रदूषण के साथ साथ साउंड जो पॉल्यूशन है उससे भी पहाड़ों ने और पर्वतों ने और पेड़ पौधों ने बचाया है। जीव जंतुओं ने पूरी तरह से इकोसिस्टम को मैनेज रखा है। ऐसे में दिल्ली की जो ग्रीनरी है उस ग्रीनरी में अरावली का बड़ा योगदान है। लेकिन यदि उसे आप प्रदूषण का कारण बता देंगे कि हवा इसके कारण फंस रही है तो वो गलत तर्क होगा। यह जानने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि दिल्ली का घिरना उसे ऐसी स्थिति तक लेकर जाता है और इसके पीछे की ज्योग्राफी समझिए।
होता क्या है कि सामान्य परिस्थितियों में जो हमारी गर्म हवा होती है ना, वो उठ करके बहुत ऊंचाई तक चली जाती है। 1 किलोमीटर तक गर्म हवा का उठकर जाना सामान्य बात है। लेकिन जब तापमान में बदलाव आता है, टेम्परेचर इन्वर्जन आता है, तो जो गर्म हवा है, वो गर्म हवा ऊपर उठ तो गई, लेकिन जो ठंडी हवा थी, जो जमीन पर थी, जो कि सर्दियों के दिनों में है, वो ठंडी हवा अपने साथ पॉल्यूशन की जो हवा है उसको फंसा लेती है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन पार्टिकल्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो भी प्रदूषित हवाएं हैं, उनको वो ठंडी हवा अपने में फंसा लेती है। ऊपर की तरफ गर्म हवा, नीचे की तरफ ठंडी हवा, टेम्परेचर इन्वर्जन का कारण बनता है और यहां पर केतली के ढक्कन की जैसी स्थिति बन जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण यहां पर फॉग लाइक सदृश संरचनाएं बनने लगती हैं और ये फॉग जब स्मोक के साथ फंस जाता है तो स्मॉग कहलाता है। चूंकि सर्दियों में इसकी मिक्सिंग हाइट नीचे आती चली जाती है, गर्म हवाएं नीचे की तरफ आती चली जाती हैं, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण ऑब्जर्व होने लगता है। लेकिन फिर से सवाल, दिल्ली में फॉग अगर स्मोक नहीं भी होगा तो भी बनेगा, यानी धुआं नहीं होगा तब भी फॉग तो बनेगा। फॉग का होना दिल्ली की ज्योग्राफी हो सकती है, लेकिन स्मोक हमारे कंट्रोल में है। उस फॉग में स्मोक का मिलना जो उसे स्मॉग बनाता है, यह तर्क समझने का है। सर्दी में हवाओं का ऊपर ना उठ पाना, इसके लिए ज्योग्राफी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन हवाओं का पैदा करने में तो हम ही जिम्मेदार हैं। प्रदूषित हवाओं के लिए तो दिल्ली खुद जिम्मेदार है। वहां पर जो वाहन प्रदूषण है या निर्माण कार्य है या औद्योगिक उत्सर्जन है, कचरा जलना है, कोयला, लकड़ी और उपले जलाना है, ये सब हवाएं ऐसी हैं जो इसका कारक बनती हैं। तो ऐसे में अरावली को अगर वाकई में जिम्मेदार मानते हो तो ये समझ लो कि अरावली है तो आपको डेजर्टिफिकेशन से बच रहे हो, जलवायु नियंत्रण में रह रहा है, जल बच रहा है, तमाम सुविधाएं आपको दिल्ली एनसीआर को अरावली की वजह से मिली हुई हैं। यही कारण है कि इस समय विपक्ष के द्वारा, क्योंकि सत्ता पक्ष ने तो सुप्रीम कोर्ट को अपना आंसर सौंपा है, इसलिए विपक्ष के द्वारा अरावली को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। और विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो रेगिस्तान को हरियाणा तक लेकर के पहुंच जाएंगे। एक सर्वे बताता है कि अरावली में ऑलरेडी अवैध माइनिंग जोरों पर है। 1975 से लेकर अब तक 8% अरावली हिल्स खत्म हो चुकी हैं और अगर ऐसे ही चलती रही, जिसमें परिभाषा का रोल नहीं है, तो 2059 तक 22% अरावली स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। ऐसे में जब सरकार खुद से अरावली की परिभाषाओं को ही वंचित कर दे, आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आएगा कि परिभाषा से फर्क क्या पड़ गया। देखिए क्या था, चूंकि अरावली 4 अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती थी, तो ऐसे में हर राज्य जब माइनिंग पर कोई भी आदेश लेकर आता तो उस राज्य के जो माइनिंग करने वाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते कि साहब इस राज्य के अंदर तो अरावली इसको कहा गया है, गुजरात वाले मानते नहीं है, या फिर राजस्थान वालों ने यह कहा है, हरियाणा वाले नहीं मानते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अपनी एजेंसी से सर्वे करके यह बतवाओ कि अरावली कहेंगे किसे। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा जो हलफनामा नवंबर 2025 में दिया गया, उसमें यह बात बोली गई कि 100 मीटर से ऊंचे वाले श्रेणियों को अरावली कहेंगे और एक पर्वत से 500 मीटर दूसरी तरफ जो दूसरा पर्वत है उसके बीच की जगह को भी हम अरावली कंसीडर करेंगे। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब दे दिया गया। यह जो जवाब है, इस जवाब से ही सारा की सारा बयान शुरू हुआ, क्योंकि अरावली को फोड़ने तोड़ने के लिए खनन माफिया जोर शोर से काम कर रहे हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो नई परिभाषा दी, इससे तो 90% अरावली क्षेत्र ऐसा हो गया जो दायरे में फंस जाएगा। अब यहां पर सवाल बनने लगा कि केंद्र से क्या कोई सवाल नहीं किया गया क्या? बिल्कुल किया गया। जो केंद्र के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ पत्रकारों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया कि उन्होंने गलत तरीके से बातें फंसा दी, बल्कि हम तो मर्फी की परिभाषा मानकर चल रहे हैं। कहानी क्या मानती है सरकार, उन्होंने बताया। इन्होंने कहा देखिए, अरावली संरक्षित है और अभी भी संरक्षित रहेगा। 90% अरावली तो वैसे ही संरक्षित रहेगा, अरावली में कोई माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होंगी। इन्होंने अपनी तरफ से तर्क देते हुए 100 मीटर की परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि जो लोग 100 मीटर को आसपास के क्षेत्रों से काउंट कर रहे हैं, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि अरावली की हम गहराई से 100 मीटर नापने की बात कर रहे हैं, ना कि आसपास के क्षेत्रों से। मंत्री महोदय ने अपने स्पष्टीकरण में जो बात कही, उसमें उन्होंने एक ज्योग्राफी के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उनका नाम, मर्फी का नाम लेकर के, जिसे राजस्थान सरकार 2006 से मानती चली आ रही है, वही तर्क इन्होंने दे दिया। और इन्होंने कहा कि अरावली की जो औसत हाइट है उसे अकॉर्डिंग टू हिम नापा जाएगा। अब औसत हाइट को उनके अनुसार नापने का तरीका क्या है?
बोले पहाड़ कई बार ऐसा होता है कि जो धरती से ऊपर दिख रहा है उतना ही नहीं होता, बल्कि पहाड़ धरती की गहराई तक भी होता है, जहां तक उसके पत्थर होते हैं। हम वहां से लेकर के हाइट तक नापने की बात कर रहे हैं। इस वजह से अरावली तो अब और संरक्षित हो जाएगा। आपने अपने बयान में कहा कि हमने तो अरावली बचाने के तमाम प्रयास किए हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में 39 जिलों के जो डीएफओज हैं उनको बुलाकर कहा कि हर जिले की अपनी जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है या एनवायरमेंटल आइडेंटिटी है उसके लिए काम करिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से अपना जवाब दिया और कहा कि ऐसी स्थिति में जो हमारी परिभाषा है वो अरावली को 0.19% तक ही माइनिंग के लिए उपलब्ध कराती है। ये अपोजिशन लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय, यूट्यूबर्स ने या फिर अपोजिशन ने या जिसने भी आपके साथ ये सवाल रखे थे उसमें निश्चित ही उन तमाम लोगों की गलती निश्चित थी जिन्होंने इस परिभाषा में यह बताना उचित नहीं समझा कि हाइट कहां से नापी जाएगी, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह बोला गया कि हाइट आसपास के क्षेत्रों से नापी जाएगी। आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों से अगर नाप ली जाए तो लगभग 90% अरावली उस श्रेणी में ही नहीं आती जिसे आप पर्वत कह सकें। ऐसे में अब जो आपने नया तर्क दिया कि हम तो मर्फी की बात मान रहे हैं और मानते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपने कहा कि हम तो साहब गहराई से लेकर के नापेंगे, ये बात अब नई है और इस नई बात को लोगों को जानने का अधिकार भी है। बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से ये एक वो भी आया, पीआईबी की तरफ से एक जानकारी भी बाहर निकल कर आई जिसमें अरावली को लेकर के बात कही गई कि हम किस तरह से अरावली को मानते हुए चलते हैं, और रिचर्ड मर्फी जो लैंडफॉर्म का क्लासिफिकेशन देता है उसके अनुसार हम 100 मीटर से ऊपर के जो रिलीफ्स हैं उन्हें हिल मानते हैं। यही हमने भी कहा है। तो 100 मीटर से ऊपर के हिल्स को हिल्स मानते हैं, मर्फी की परिभाषा मानते हुए, गहराई से नापते हुए हम चल रहे हैं। कुल मिलाकर के सरकार ने अरावली को लेकर के अपना बयान स्पष्ट कर दिया है कि हम पहाड़ों को तलहटी से नापेंगे, ऊपर से नहीं। बस इतने से पता चलता है कि फिलहाल सरकार अरावली को लेकर के अपनी तरफ से बैकफुट पर है, और अरावली बचाओ को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है जिसमें प्रदूषण का जिम्मेदार अरावली को जो ठहराने का प्रयास था वो बैकफायर कर गया है। लोगों का सवाल उनसे यही है कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं आप उन पर काम करिए। अवैध निर्माण हो रहे हैं उन्हें रोकिए, प्रदूषण में जो कोताही हो रही है उसे रोकिए। जिस तरह से अवैध तरीके से वाहनों की आवाजाही हो रही है, अवैध तरीके से इंडस्ट्रीज चल रही हैं, लोग पराली जला रहे हैं या फिर कचरा जला रहे हैं, उन तमाम चीजों पर नियंत्रण लेकर आइए। चूंकि दिल्ली तब भी था जब दिल्ली तब भी था जब प्रदूषण नहीं था। तो जब प्रदूषण नहीं था और अरावली था उस समय पर भी दिल्ली था। तो ऐसे में भाई साहब कृपया करके प्रदूषण से मुक्त करिए, ना कि अरावली से। यही सभी लोगों का मत है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब